Two pith balls carrying equal charges are suspended from a common point by the string of equal length. The equilibrium separation between them is small r. Now the strings are rigidly clamped at the half the height. The equilibrium separation between the balls now become. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे दिया है कि दो पिथ बाल्स हैं जो ये लॉन्ग स्ट्रिंग से ऐसे इस तरीके से हैंग की गई इनिशियली, ठीक, और उनकी जो वर्टिकल ये डिस्टेंस है ये क्या है, y है। तो यहाँ पर कह रहे हैं इन बॉल्स के बीच की डिस्टेंस r है। अब बच्चे बॉल ऐसे क्यों हो गई, ये तो साथ साथ होनी चाहिए थी, ऐसे क्यों हो गई? क्योंकि इन दोनों बॉल्स पे उन्होंने कहा इक्वल चार्ज है। कैसा चार्ज है? इक्वल। मान लेते हो चार्ज कितना है, Q है, ठीक है। तो बेटा इस Q चार्ज की वजह से इन बॉल्स में क्या हुआ होगा, रिपल्सन, और उस रिपल्सन की वजह से ये बॉल दूर दूर होंगी, ठीक है। अच्छा, हमसे कह रहे हैं कि जब y डिस्टेंस है वर्टिकल, है ना, जहां से हैंगिंग पॉइंट जहां बॉल है उसके बीच का ये y डिस्टेंस, तो कह रहे हैं ये डिस्टेंस r है, ठीक। अगर उन्होंने कहा इन बॉल्स को ऐसे पकड़ के इकट्ठा कर दिया जाए इन स्ट्रिंग को, और स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया जाए, y/2 पे बांध दिया जाए, तो हमको ये बताना है कि अब इन बॉल्स के बीच का सेपरेशन कितना होगा। यानी कि अपने को जो कैलकुलेट करना है वो है बच्चों r', ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हमको यहाँ y पता है, r पता है, और ये y/2 हो गए, r' निकालना है। तो सिंपल सी बात है, हमको y और r में एक रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बच्चों, आपको मैं बता दूं कि अगर हम दो बॉल्स को जो कि दोनों पे चार्ज है इक्वली और उनको हैंग कर दें तो वो इस तरीके से ऐसे दूर दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अच्छा, और इसमें कौन कौन सा फोर्स लगता है? और इनमें वेट लगता है mg, जो कि हमेशा अर्थ की तरफ नीचे की तरफ लगता है, ऐसा कुछ लगेगा ना, बिल्कुल। अगर ये स्ट्रिंग से बंधी है तो क्या इस स्ट्रिंग में एक टेंशन भी लगेगा? बिल्कुल लगेगा, ये टेंशन लग जाएगा। अब मैं अगर कह दूं कि ये एंगल बेटा थीटा है, तो क्या मैं इस लाइन को अगर ऐसे बढ़ाऊं तो ये वाला भी एंगल थीटा बन जाएगा? बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। अब मैं चाहूं तो इस t के दो कंपोनेंट में कर सकता हूं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कंपोनेंट कितना बनेगा? ये बनेगा t cos थीटा। ये वाला कंपोनेंट इधर वाला कितना बनेगा? ये बनेगा t sin थीटा। चूंकि ये बॉल हैंग्ड है तो ये इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम में आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, क्योंकि उस पर नेट फोर्स क्या रहता है, बॉल पे 0 रहता है। इसका मतलब t sin थीटा ने किसको बैलेंस किया होगा? Fe को, और t cos थीटा ने किसको बैलेंस किया होगा? mg को। तो मैं सीधे तौर पर यहां पर कह सकता हूं कि जो t sin थीटा है ये किसके बराबर है? ये Fe के बराबर है। अच्छा, और जो t cos थीटा है ये वेट mg के बराबर है। क्या मेरी ये बात सही है? अगर मैं फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो अपने को क्या मिलेगा? ये मिलेगा t sin थीटा अपान t cos थीटा, उधर क्या बचेगा? Fe अपान mg। t से t कैंसिल हुआ तो tan थीटा बराबर आ गया Fe अपान mg। बेटा आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल है ना, इसमें ये 90 डिग्री, देखो ये इतनी साइड कितनी होगी? आधी। टोटल r थी तो ये कितनी बचेगी बताओ? r/2 बचेगी कि नहीं बचेगी? बताओ, r/2 बचेगी। अच्छा, तो अगर यहां पे अपने को tan थीटा फाइंड करना हो तो क्या टफ काम है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए जब यहाँ पे एंगल है तो ये बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया हाइपोटेन्यूस, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर लेते हैं और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस बन गया। यानी कि tan थीटा की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर यानी कि r/2 अपान बेस, बेस कितना है? y।
तो tan थीटा हो गया r/2y। अच्छा बेटा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी तो निकाल सकते हो, कहां से? फ्रॉम कूलॉम्स लॉ। कूलॉम जी ने बताया था ना कि अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास हैं कहीं, तो उनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और वो कितना लगता है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, Q इंटू Q, Q स्क्वायर अपान उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर R स्क्वायर, ये होता था ना। यहाँ पुट कर दें तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख दिया, तो क्या रखा बेटा? ये रखा r/2y, और उधर कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर, और mg अपान में रहेगा ये वाला mg। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको क्या दिख रहा है? r3, ठीक है, इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये R स्क्वायर इधर आया तो r3 बन गया, R स्क्वायर इंटू R है ना, r3 इक्वल टू Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg इंटू 2y। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ पावर 1/3 है ना, पावर 1/3 ले लिया हमने, तो क्या मिलेगा? इधर तो r की पावर 1/3, पावर 1/3 करोगे तो ये बचेगा r बराबर, इधर क्या बचेगा? Q स्क्वायर 2/4 पाई एप्सिलॉन 0 mg, इसकी पावर है 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3। क्या ये बचा? बेटा देखो ध्यान से, तो ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं है? इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सब फिक्स है। फिक्स है तो इसको मैं c बोल देता हूँ। 2Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg को मैंने क्या लिख दिया? इसकी पावर 1/3 को c लिख दिया। c कोई कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट लेट कर लिया तो अपने को क्या मिला यहाँ से बताओ? इसकी जगह कांस्टेंट आ गया, c आ गया, क्या मिलेगा? r इज इक्वल टू सी वाई की पावर 1/3। अब देखो बेटा, जब r डिस्टेंस थी तो y की पावर 1/3 आ गया है ना। तो जब r डैश डिस्टेंस होगा, इसके लिए अगर इसी तरीके से इक्वेशन आप बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा बताओ? c कांस्टेंट आ जाएगा, c की जगह तो ही रहेगा 2Q स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 mg की पावर 1/3 और इंटू y की पावर 1/3। तो यहाँ y की जगह कितना है बेटा? ये है y/2 की पावर 1/3, ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लूँ, ये इक्वेशन 3 हो गई और ये इक्वेशन मान लो 4 हो गई, डिवाइड कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ भाई? 4 में मैं 3 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो अपने को यहाँ क्या मिलेगा? इस तरफ ये मिलेगा r डैश अपान r y/2 की पावर 1/3 अपान में y की पावर 1/3। देखो बेटा, ये y की पावर 1/3 से y की पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r डैश बराबर है r क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r/2 की पावर 1/3 बचेगा। यानी कि r डैश कितना आ गया? r/2 की पावर 1/3, या इसको मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ r डबल डैश बराबर r/√2। r/√2। इसका मतलब जो दिए गए ऑप्शन है उनमें पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट अपने को दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।